नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। जड़वर्गीय सब्जियों में अगर गाजर की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन और बुवाई पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, गाजर का जड़ वाली सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इसे संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसका उपयोग सलाद, अचार, हलवा आदि बनाने में किया जाता है। गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूमि का चयन और तैयारी। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 या इसके आसपास माना गया है। गाजर के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर ले, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। किसान भाइयों, गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं नैंटिस, पूसा मेघाली, पूसा रुधिर, पूसा आंसिता, पूसा केसर, पूसा यमदग्नि, चैटिनी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, गाजर की फसल से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेती की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, गाजर के बीज की मात्रा उसकी जाति और बुआई की विधि पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर गाजर की बुआई के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले गाजर के बीजों को कार्बेडाजियम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। गाजर की बुआई का समय उसकी जातियों के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा उत्पादन के लिए मध्य अगस्त से नवंबर तक का समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। गाजर की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती है। इन मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई की ये विधि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर गाजर की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है। छिटकवा विधि से गाजर की बुआई के लिए अच्छी तरह से बनी हुई क्यारियों में गाजर के बीजों को छींटकर भी बोया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में अनेक किसान भाई कृषि के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन वो बकरियों के मेमनों के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि तो प्रभावित होती है और कुछ मेमनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए मेमनों की देखरेख कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों के मेमनों की देखभाल के साथ साथ उनमें होने वाले रोग और उनके रोगों की रोकथाम कैसे करें, इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकलने को होता है तो धीरे धीरे हमें निगरानी रखते हुए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लेने के पश्चात हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे के जितने भी खुले द्वार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें नस का द्वार, उसमें से श्लेष्मा झिल्ली को
अलग करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वह श्वसन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ कर सके, तभी उसको जीवन प्राप्त होता है। फिर वह करने के पश्चात आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, उसके जो गुदा द्वार है उन सभी जगह से उसको हमको पहुंच लेना चाहिए अच्छे से। और बकरी स्वयं भी जो होती है अपने बच्चे को पास में जब रहती है तो चाटती है। चाटने से क्या होगा कि बच्चे का जो शरीर है वह पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, किसी तरह की नमी नहीं रहेगी। उसके पश्चात हमें उनके जो खुर होते हैं उन खुरों को हल्के हाथ से तोड़ देना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से खड़े होने का प्रयास कर सके और वो खड़ा हो सके। पहला हमें जो उसकी नाभि नाल होती है इसको जो है हमें 4 घंटे के अंदर स्टेरिलाइज जो कैंची होती है उसके माध्यम से उसको 2 सेंटीमीटर के करीब जो है काट दें। साथ में उसको धागे से जो वो कि टिंचर आयोडीन में डिप किया हुआ हो उससे उसको बांध दें नाभि नाल को, और एक सीसी में थोड़ा टिंचर आयोडीन या भर के रख लें और दिन में 3 बार उस नाभि नाल में उसको डुबाना जरूरी है, डुबकी देना जरूरी है। इस तरह से हम करेंगे तो नाभि नाल से जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां बच्चों में होती हैं वो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम सावधानी रखेंगे, तापमान, शरीर के तापमान के अनुसार दूध या खीस को पिलाएंगे तो दस्त रोग पर नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, मान लीजिए किसी बकरी के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है तो हमको उसको क्या है कि एक 10वां हिस्सा जो है 4 बार में बच्चे को पिलाना होगा। यानी आप सुबह जैसे पिलाएंगे 6-7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद पिलाना है आपको, 11-12 बजे के आसपास पिला दीजिए, फिर 4-5 बजे पिला दीजिए, फिर रात्रिकालीन समय में पिला दीजिए। इस तरह से हम विभिन्न भागों में खीस को, या खीस जो होती प्रथम 5 दिवस तक पिलाना जरूरी होता है। प्रथम 5 दिवस के पश्चात जो है खीस के पश्चात दूध अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। प्रथम माह में जो है हमें दूध 24 घंटे में 4 बार पिलाना है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, उसको 4 हिस्से में बांट दें। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है, और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो है उनको डगालें लटका देते हैं तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर दे। इस तरह से अगर हम संतुलित आहार देंगे तो हमारे जो नवजात बकरी के बच्चे हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। फसलों में नेमाटोड कीट के कारण जड़गांठ रोग की समस्या अधिक होती है, और यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो किसान भाई, समय रहते सूत्रकृमि का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर इरफान खान से। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सूत्रकृमि या नेमाटोड की। नेमाटोड एक ऐसी समस्या है जो सब्जियों से लेकर दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और जो धान वाली फसलें हैं उनमें भी एक समस्या बनी रहती है। सूत्रकृमि मुख्यतः चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़ कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ये जो
सूत्रकृमि जो होते हैं या नेमेटोड जो होते हैं सामान्यतः मिट्टी में ही रहते हैं, तो इनके नियंत्रण की शुरुआत अपने को मिट्टी से करनी होगी। तो जब भी किसान भाई कोई भी फसल की बुआई करे, नीम की खड़ 250 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बुआई में आप उपयोग करें। इसके साथ कुछ जैविक नियंत्रक आते हैं जिनको वो गुणित करके बुआई से पूर्व खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैविक नियंत्रक है वो है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम। दूसरा जो मुख्य जैविक नियंत्रक है वो है पेसिलोमाइसिस लिलासिनस। तीसरा जो जैविक नियंत्रक है वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। उसके गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम खाद किसान है वो ले लें और उसको पक्के फर्श पे फैला लें। फर्श पे फैलाने के बाद में जो ये जैविक नियंत्रक है इनकी 1 से 4 किलोग्राम जो मात्रा है वो पाउडर मिला लें और उसमें थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव कर दें और लगभग 7 से 10 दिन में ये इनका गुणन पूर्ण होता है। तो इनके गुणन को अच्छी तरह से करने के लिए किसान है रोजाना सुबह शाम उस पर थोड़ी थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी डालते रहें, जिससे नमी बनी रहेगी और उनका गुणन अच्छा हो जाएगा। गुणन अच्छा होने से इनकी जो संख्या है वो खाद में अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ये जमीन में जाएंगे तो इनकी संख्या अच्छी रहेगी और जमीन में जो पोषक तत्व है उनका इस्तेमाल करके ये जैविक नियंत्रक हैं वो गुणित होंगे। और जो नेमेटोड है उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे अंडे हैं, उसका जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसके ऊपर सीधा आक्रमण करके उनका नियंत्रण कर लेंगे। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। सब्जियों में सूत्रकृमि नियंत्रण करने के लिए लगभग 8 जो रो हैं उसके बाद में 1 रो है वो इसकी हजारिया गेंद की लगानी चाहिए। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो हजारिया गेंदा है उसकी जड़ से जो केमिकल निकलता है टेजिक्टिन, वो क्या है नेमेटोड को दूर भगाने या रेपेलेंट का काम करता है और उसके अलावा किसान को अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो जाता है। इसी तरह जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके जो पेरीफेरियो या थावड़े होते हैं उन थावड़ों में भी हजारे के फूल आप लगा के सूत्रकृमियों का काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह इन जैविक नियंत्रकों का आप गुणन करके सिंचाई के साथ में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको गुणित करने का तरीका क्या होता है, तीनों ही जैविक नियंत्रक चाहे वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम हो, पेसिलोमाइसिस लिलासिनस हो या फिर स्यूडोमोनास हो, इनको आप 200 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर डाल के और उसमें 1 किलो गुड़ डाल लें। उसके बाद 6 से 7 दिन इनका गुणन हो जाएगा। गुणन के बाद में आप लगभग 100 लीटर जो ये गुणित जैविक नियंत्रक हैं इनको 4.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ में आप सिंचाई के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रसायन भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कार्बोफिरान है, तो बुआई से पूर्व कार्बोफिरान है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका उपयोग भी करके किसान है जो नेमेटोड को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायगढ़, बलरामपुर, बिलासपुर और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। धान की फसल में 50 से 60 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की टॉप ड्रेसिंग करें और टॉप ड्रेसिंग के समय 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी न हो। धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल पर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर
सूडोमोनास 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जीवाणु जनित झुलसा रोग। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर पत्ती के किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाए तो इस दशा में पोटास 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग लाभकारी होगा। धान की फसल में गंगई कीट लगने पर 5 से 10% अधिक देहली स्तर पर किसान भाई कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा थायोमिथाक्साम 25 WG की 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। तना छेदक। किसानों के खेत में धान की फसल पर सूखा तना, सूखी बालियां देखा गया जो खींचने पर आसानी से बाहर निकल जा रहे हैं। इस दशा में इसके नियंत्रण हेतु रेनेक्सपियर की 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उर्द और मूंग की फसल में कीट की रोकथाम हेतु थायोमिथाक्साम 70 WG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गैडल बिटल, चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताज़ा पानी जरूर दें। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम कनेर, जिला दुर्ग के किसान अनिक पाल ने। आप मूंग की फसल में लगने वाले पीला मोजैक रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो अनिक पाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, आज मैं उड़द में, मूंग में लगने वाले वायरल डिजीज येलो वेन मोजैक, उसके बारे में मैं खास करके आपको बताने जा रहा हूँ। येलो वेन मोजैक को हम लोग हिंदी में पीला सिरा रोग कहते हैं। वास्तव में ये बीमारी वायरस के द्वारा ही फैलता है। यह बीमारी एक तरह का, इसका एक वेक्टर है जो इंसेक्ट है, उसी के द्वारा यह बीमारी फैलता है, जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। पीला मोजैक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजैक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। अगर रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की वृद्धि कम हो जाना, पौधों का पीलापन, ऐंठ जाना, सिकुड़ जाना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी पत्तियां भी खुरदुरी हो जाती हैं और मोटापन लिए गहरा हरा रंग धारण कर लेती हैं। रोग के लक्षण प्रारंभ में फसल पर कुछ ही पौधों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे बढ़कर भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। या कह सकते हैं इस रोग के कारण से पौधा का बढ़वार भी ठीक से हो नहीं पाता है, और यदि उसमें दाने बनते भी हैं तो दाना का आकार छोटा होता है, दाना भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और उसमें जो पॉड बनते हैं वो पॉड का आकार भी छोटा हो जाता है। तो खास करके ये रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए हम लोग कहते भी हैं यदि इसके वेक्टर को यदि रोक लिया जाए तो निश्चित रूप से इस बीमारी को भी आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू की अवस्था में यदि बीमारी दिखाई पड़ती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को रोकना आसान है, लेकिन अगर भयानक रूप ले ले या विकराल रूप ले ले तो उस केस में हम वास्तव में इस रोग को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब भी पीला सिला रोग का प्रकोप अगर शुरू में आता है, जहाँ तहाँ 1-2% अगर पौधा का रोग का लक्षण दिखाई पड़ रहा है पौधा में, तो 1-2% पौधा को कबाड़ करके उसको कोना में जला देना चाहिए। रोग से बचाव हेतु बीजोपचार के लिए बीजों को इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड घोल में डुबोकर उपचारित करें। साथ ही खेत में पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। दूसरा, यदि रोग का लक्षण दिखाई पड़े
और हम कह सकते हैं कि कोई इंसेक्टिसाइड करने का मतलब कि डाइक्लोरोवोस जो मार्केट में मिलता है, ये कह सकते हैं फ्लुबेंडियामाइड जो मार्केट में मिलता है। डाइक्लोरोवोस का 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे, या फ्लुबेंडियामाइड का आधा ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इसके अलावा एक कार्डान नामक दवा है, कार्डान पाउडर के रूप में आता है, 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके तीनों में से कोई एक दवा छिड़काव करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग ये बीमारी को रोक सकते हैं। तो पहला छिड़काव करने के बाद देखना चाहिए कि वास्तव में अभी भी रोग के लक्षण खेत में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, पुनः 10 से 12 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव करेंगे, जरूरत पड़ा तो तीसरा भी छिड़काव करेंगे। इस तरह से करने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा उपज अच्छा मिलेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।